चैप्टर नंबर हम अपना स्टार्ट करते हैं 3 के रिमेनिंग एमसीक्यूज 44 से। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसमें अपोजिट जवाब आएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन को कहते हैं। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। इसके अलावा द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन, इसका जवाब होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन ए इसका जवाब है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द इंस्टेंटेनियस velocity of the body moves over rough surface is 90। अच्छा 180 अपोजिट डायरेक्शन की वजह से 180 है। काफी डिफरेंट तरीके से लिख के बनाया गया एमसीक्यू। इसका जवाब है 180। इफ अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड अ स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद फ्रिक्शन एफ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इट। तो इसका जवाब है हमारे पास एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, यानी 49 का ए जवाब है। इफ अ बॉडी मूव्स अपवर्ड अ स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो इसका जवाब है हमारे पास एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ। अच्छा इसमें तो कई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। ये आप जो सबसे पहला वाला जो है ना उसको सही कर लें। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जवाब होता है एम जी साइन थीटा माइनस माइनस एफ। तो आप जो सबसे पहला वाला है ए, उसके शुरू में माइनस लगा दें। माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। 50. If a block slides down and friction is negligible, the acceleration on the inclined plane is A is equal to G sin theta। 51 का A। When a body moves on an inclined plane, it is acted upon by। इस पे चार, जब एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करती है तो उस पे चार फोर्सेस लगती हैं। On a frictionless inclined plane, a heavy body and a lighter body moves with the same acceleration। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन, एक ही जैसे एक्सेलरेशन से मूव करती हैं। वजह है कि इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो मास डिपेंडेंट नहीं होता, वो एंगल डिपेंडेंट होता है, मास डिपेंडेंट नहीं होता। इसलिए लाइटर और हैवियर बॉडी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन सेम रहता है। A raindrop continues to fall with a uniform velocity when its weight balanced by air friction। उसका वेट जो है वो एयर फ्रिक्शन के साथ बैलेंस होता है। वेट इज बैलेंस बाय एयर फ्रिक्शन एंड अप थ्रस्ट। अब थ्रस्ट का तो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स वेट इज बैलेंस बाय एयर फ्रिक्शन। ऑप्शन ए, व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड इट इज अ केस ऑफ। जब एक बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी मोशन होता है। फ्री फॉल मोशन भी सही है, आप मोशन अंडर ग्रेविटी पे टिक लगाएंगे सी। एज अ रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन एन इलास्टिक कोलिजन। ये कट गया, ये नहीं है हमारे पास। अच्छा इसके अलावा लिखा 1 kg स्टोन व्हेन फॉलिंग अ हाइट ऑफ 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के क्या कहते हैं वो न्यूमेरिकल्स का छोटा सा अंदाज है जिसके अंदर रिड्यूस सिलेबस से मामला नहीं है। मैंने आपको क्लास के अंदर भी थोड़े से बताए थे, मैं आपको इसका सोल्यूशन ऐसे हल्का सा रफली सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। इसमें जो एमसीक्यूज के अंदर कह रहा है 1 kg स्टोन, ये 1 kg स्टोन कंफ्यूज करने के लिए देता है, मास कंफ्यूज करने के लिए होता है। हाइट है 10 मीटर, हाइट है 10 मीटर, ठीक है, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड एज्यूम करें। तो इसके अंदर हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है वी एफ इजिकल टू जी टी, ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला होता है एच इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है 2 जी एच इजिकल टू वी एफ स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, किसी में वी आई नहीं होता, ठीक है। पहला फॉर्मूला है वी एफ इजिकल टू जी टी एच इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है 2 जी एच इजिकल टू वी एफ स्क्वायर। अभी आपसे इसके अंदर क्या मांग रहा है जनाब? कितनी वेलोसिटी से नीचे आके स्ट्राइक करेगा, और आपको हाइट बताइए। कितनी वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करेगा, आपको हाइट बताइए। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये फॉर्मूला आपका लगेगा यहाँ पे ऐसे करके, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच, और यहाँ पे 2 आ गया, जी की वैल्यू 9.8 आ गई, और एच की वैल्यू 10 आ गई। 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें 98, 2 से मल्टीप्लाई करें 196, वी एफ स्क्वायर 196, स्क्वायर हटा दें
तो 196 पे लग जाएगा रूट, रूट से निकाल दें तो इसका जवाब आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। इसका जवाब है 14 मीटर पर सेकंड। छोटा सा है। इसी तरीके से और भी आपको नज़र आ सकते हैं बोर्ड के अंदर। A car traveling at 65 किलोमीटर नॉर्थ टर्न वेस्ट विदाउट चेंज इन स्पीड, द कार इज मूविंग वे। क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है वो वेस्ट में गई और वेस्ट के बाद फिर सॉरी नॉर्थ में गई, फिर नॉर्थ से फिर वो वेस्ट में मुड़ गई, इस तरह उसकी डायरेक्शन बदल गई, अलबत्ता उसकी स्पीड नहीं बदली। डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदल जाती है और वेलोसिटी के बदलने से क्या पैदा हो जाता है? एक्सेलरेशन। तो उस गाड़ी में पैदा हो गया एक्सेलरेशन। द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है mlt माइनस वन इफ अ लाइट ऑब्जेक्ट, ये फिर दोबारा वही रिपीट हो रहा है, इसको हटा दें। हाउ मेनी मीटर, ये वही वाला एमसीक्यूज है जो मैंने अभी इन फॉर्मूलों से सॉल्व करा। आप दोबारा इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। हाउ मेनी मीटर वाला, व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन विल बी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है नेगेटिव वर्क होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन फ्रिक्शनल इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री विल बी, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं और 30 डिग्री एंगल रख के जब सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फॉर्मूले से करना होगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, इससे करेंगे। इसमें एंगल की जगह 30 डिग्री रखें, 9.8 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 4.9 आएगा। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर मजीद जल्दी से। 1 किलोग्राम स्टोन, ये वाला दोबारा से रिपीट हो गया। बॉडी फ्री फॉल, ये फिर वही एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। अगर बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। मैंने क्लास में बताया था 2 ऑप्शन होते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है। यहाँ ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल हो जाते हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा इसके अपोजिट आता है। एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट आता है, तो अपोजिट आएगा। Opposite in the direction of the velocity. Kinetic friction is always less than the static friction. Always less than the static friction. A body of weight 30,000 moving with uniform velocity for its acceleration will be. एक बॉडी जिसका वेट 30,000 न्यूटन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 30,000 न्यूटन है, तो आप इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर ये एमसीक्यू से ही बना हुआ नहीं है, ये एमसीक्यू से पहले आ चुका है। मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर एक्सेलरेशन इज, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन से एमसीक्यूज था, इसलिए एमसीक्यू जरा सही नहीं है, इस पर क्वेश्चन मार्क बना दें। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड विद टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज, जब ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड के अंदर गिरता है उसकी वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज होती है, is decreasing. If the time interval is very small, delta t tends to 0, the rate of change of velocity of a body is called instantaneous acceleration. ठीक है, यहाँ तो कोई मसला? अब ये एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो गए, इसका जवाब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था। ये वाला 30,000 न्यूटन वाला मैं भी देखता हूँ जरा थोड़ी देर में, फिर आपको बताता हूँ। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। बताएं यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? जल्दी से यस, शाबाश। सर एक का जवाब दें। इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर द सेम। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, वेलोसिटी, सही है, यूनिफॉर्म ठीक है सर। वेलोसिटी। थैंक यू सर। अब आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, और चैप्टर नंबर 4 पे बताओ कितने हैं तुम लोगों के? अब पूछना बेकार है, फिर तुम लोग बताओगे सर 100 से ऊपर है। और यहाँ चैप्टर नंबर 4 में एक लाइन लगी हुई है 78, ये बहुत ज़्यादा है। और आज क्योंकि लास्ट लेक्चर करना है और अभी मुझे मॉडल पेपर की भी सॉल्व कराने हैं, तो अब बताओ क्या करें, जैसे तुम लोग बोलो। सर मॉडल 78 ये पेपर बहुत ज़्यादा, कराना है। बहुत ज़्यादा है 78। और मैं मॉडल मॉडल पेपर की भी सॉल्व पेपर। कराना चाह रहा हूँ। बेशक थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा ले लें, कोई मसला नहीं है। इस वक्त जूम की क्लास के हमारे 20 मिनट गुजरे हैं, तो हमारे पास 20 मिनट हैं। बोलें क्या कहते हैं? मॉडल पेपर के 42 एमसीक्यूज़ हैं।
मॉडल पेपर करा। चैप्टर 4 नहीं करना, या चैप्टर 4 के हम आधे कर लेते हैं। एक काम करते हैं 10 मिनट तक हम लोग जो है चैप्टर 4 डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद मॉडल पेपर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कल क्लास का कोई चांस नहीं है क्योंकि फिर कल मुझे दूसरी क्लासेस को एडजस्ट करना है। चलो इससे चैप्टर 4 पर आओ। देखो पहला यही वाले एन एंगल सबटेंडेड। जी सर। अच्छा, बहुत तेजी के साथ जो है वो मैं बताना शुरू करूंगा, इसलिए जल्दी लगाना। चैप्टर नंबर 4, एन एंगल सबटेंडेड एट इज सेंटर। इसका जवाब है 57। अच्छा डबल है, अगर खाली सिर्फ ये लिखा होता है एन एंगल सबटेंडेड और डबल ना लिखा होता तो 57.3 लगता, लेकिन क्योंकि डबल लिखा है तो 57.3 का डबल ले लो, और ये डबल होता है 114.6। इसका आंसर सेंटीपिटल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। इसका आंसर है प्रोजेक्टाइल जिसको 30 के एंगल से फेंका है उसको सेम रेंज उसी वक्त मिलेगा जब उसको हम 30 में वो एंगल प्लस करें जो 90 बनाता है, और वो है 60 डिग्री। अच्छा, अगर एक एंगल सस्टेंड करेगा सेंटर में जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तो वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। सेंटीपिटल फोर्स हमेशा जो वर्क डन करती है वो परपेंडिकुलर पे करती है, यानी 90 के एंगल पे। द बॉडी मूव्स एट राइट एंगल टू एफ, ऑप्शन सी। अगर एक बॉडी दायरे में घूम रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, अगर एक बॉडी दायरे में घूम रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है तो वो टेंजेंशियल और सेंटीपिटल एक्सेशन दोनों को पोजेस करेगी। ये एमसीक्यूज काट दीजिएगा, वैसे टिक लगा लें, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में नहीं है एमसीक्यूज। रिड्यूस में सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स है। द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं उनको बहुत कंसीडर करें। द एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी। एक साइक्लिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, स्किड करेगा, अगर सेंटीपिटल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, ऑप्शन बी। व्हेन एंगुलर वेलोसिटी और डिस्क, अगर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे। ये टॉपिक था डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री की होता है। A body moving along a circumference circle completes 2 revolution if the radius of the is r, the ratio of this displacement। ये पहले भी एक दफ़ा हुआ था, इसमें कुछ मसला। इसका जवाब जो है वो मेरे ख्याल से पाई आर है शायद। आगे बढ़ेंगे। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज पाई 60। पाई 60 इसका जवाब है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट क्लॉक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये लगाएंगे हम s इज इक्वल टू vt, और इसमें स्पीड निकालनी है हमें s डिवाइड बाई t। जब एक और घड़ी मिनट की घड़ी दायरा कंप्लीट करती है तो वो डिस्टेंस होता है 2 पाई के बराबर, और आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 और 60 कट जाएगा, ये जवाब आ जाएगा पाई 30, ठीक है। एस 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि वो मिनट की जो निडल है वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगी अपना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं इस वजह से, ठीक है। तो इसका जवाब है पाई 30। पाई 30 पे टिक कीजिएगा। अब प्रोजेक्टाइल फायर्ड होता है एंगल थीटा से, इसकी वेलोसिटी कम कब होती है, जब ये होता है द हाईएस्ट पॉइंट पे, याद रखिएगा द हाईएस्ट पॉइंट। अगर एक प्रोजेक्टाइल को आप कुछ वेलोसिटी से फेंकते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कब मिनिमम होगा, अगर उसका लॉन्च एंगल आप सबसे छोटा रखेंगे, यानी 30 डिग्री। अगर लॉन्च एंगल 30 रखेंगे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत कम आएगा, याद रखिएगा। एंगल छोटा टाइम छोटा, ये बात तो आप जानते हैं। एंगल बड़ा टाइम बड़ा। अगर एक ऑब्जेक्ट कर्व मोशन पर मूव कर रहा है, अगर एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और साथ में एक्शन ऑफ ग्रेविटी के तहत वो बॉडी मूव कर रही है, तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मोशन प्रोजेक्टाइल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो होता है वो 2v0 sin थीटा डिवाइड बाई जी, ऑप्शन ए है। थ्रू आउट कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो vx रिमेन कांस्टेंट बट vy वेरीज, ऑप्शन ए है। पहला ऑप्शन, द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी विद अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इज मिनिमम। ये कहाँ मिनिमम होता है, ये मिनिमम होता है हमेशा at the highest point of trajectory path, at the highest point of trajectory path। अच्छा, the speed of projectile is maximum, ये मैक्सिमम होता है at the point of projection just before striking the ground। both a and b इसका जवाब सही है, both n and b। horizontal range का फॉर्मूला r is equal to v0 square
साइन टूटा डिवाइड बाई डी, ऑप्शन नंबर जो है उसका ए जवाब इसका सही है। इसमें वी नॉट पे स्क्वायर लगा लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर प्रोजेक्शन वैल्यू जी, ऑल ऑफ दीज। हॉरिजॉन्टल रेंज, द एंगुलर प्रोजेक्शन मस्ट बी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एंगुलर प्रोजेक्शन 45 का होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है उसका फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी होता है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g नहीं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी होता है, 2g नहीं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। कहाँ है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी? हॉरिजॉन्टल, हाँ ऑप्शन सी, आगे पीछे हो गया था। हॉरिजॉन्टल रेंज दो प्रोजेक्टाइल के लिए सेम होगी अगर उसके एंगल का सम कितना होगा 90 के बराबर। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज साइकिल, हाइपरबोला, ट्रेजेक्ट्री। वैसे जवाब यहाँ पैराबोला होना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप ट्रेजेक्ट्री पे टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। ट्रेजेक्ट्री वैसे सही जवाब पैराबोला होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसके पास हमेशा कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड। एंगल जो के दायरे के मोशन के दौरान बनता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन होता है। द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर रेवोल्यूशन एंड रेडियन, दे आर रिलेटेड बाय 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बी, the direction of velocity in circular motion at any instant is the direction of velocity in circular at any instant is tangent to the circle at that point. C, when a body moves in a circular path, which thing of a body changes at every instant? उसका जवाब है उसकी linear velocity, linear speed नहीं, linear velocity इसका सही जवाब है। The direction of the linear velocity of the body moving along the circular path is perpendicular to the radius. Option C. The rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. Mathematical expression for angular velocity omega is equal to delta theta divided by delta t. Option B. The direction of angular velocity is along the axis of rotation. Along the axis of rotation. The relation between linear velocity and angular velocity is v is equal to r omega. Option A. Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Mathematical relation for angular acceleration, इसका जवाब है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। द SI unit of angular acceleration is radian per second square. The relation between linear and angular acceleration equal to A is equal to R alpha, यानी ऑप्शन A is equal to R alpha. A is equal to R alpha तो इसमें नजर नहीं आ रहा, आप A पे टिक लगा सकते हैं। A is equal to alpha R लिखा हुआ है तो उस पर टिक लगा लें। द वेलोसिटी नन नहीं होता, द वेलोसिटी विच इज टेंजेंट टू द सर्कल पाथ एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों एक ही नाम है, बोथ ए एंड बी, इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अ सर्कल विद वेरिएबल लीनियर स्पीड इट मस्ट हैव, ये आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं करेंगे क्योंकि रिड्यूस सिलेबस पे नहीं है। बोथ सेंटीमीटर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रिपीट हो गया। सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और the acceleration produced due to change in the direction of the velocity is known as centripetal acceleration, इसका नाम है। The direction of centripetal is always towards the center, 47 का C है। The product of distance of the point from the axis rotation and the angular acceleration is called linear acceleration. Option A। ये फॉर्मूला है A is equal to R alpha को वर्डिंग में लिखा गया है, A is equal to R alpha को 48। एंगल बिटवीन टेंजेंशियल सेंटीमीटर ये भी नहीं करेंगे आप क्योंकि ये शामिल नहीं है, इसका जवाब पहले 90 है। अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और उसके अंदर डायरेक्शन की चेंज की वजह से एक्सेलरेशन बनता है, तो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और उसमें डायरेक्शन की चेंज से एक्सेलरेशन बनता है, तो ये सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा भाई, हमारे ये 10 मिनट कंप्लीट हो गए और अभी हम जो MCQs पे पहुंचे हैं ये है 50।
और अभी 78 तक पहुंचना है। तो चैप्टर 4 के मैं चाह रहा हूँ कि आधे एमसीक्यूज ना कराऊं, क्योंकि ये आधे भी मतलब 78 मेरे पास है, आपके पास पता नहीं कितने होंगे, 100 से ऊपर होंगे, तो कम से कम 75 तक तो पहुंचे। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज। आप मुझे ये बताएं कि हाँ 6 बजे जो है वो आप लोग फारिग हैं? 6 बजे कोई क्लास है आप लोगों की? नहीं नहीं सर, सर जुल्फकार की क्लास है। 6 बजे? जी। कितने से कितने बजे तक है? 6 से 7। 6 से 6:30 होगी या 7 तक होगी, पता नहीं अच्छा अभी। ठीक है। 5:30 से 6:30। 5:30 से 6:30। और मुझे जो बोर्ड के जो एमसीक्यूज हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, और मेरे पास जो टाइम है वो टाइम है, आप 5:15 से आ जाए मेरे पास थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए आ जाए, 15-20 मिनट बहुत है मेरे लिए। क्योंकि जी सर। कल कल जो आपका टाइम है 3 बजे वाला, वो मुझे किसी और क्लास के साथ एंगेज करना है। सब बच्चे ओके करते हैं, क्योंकि फिर मैं अभी जितना रिमेनिंग टाइम बचा है उसमें चैप्टर 4 को फिनिश कर दूंगा, और फिर इसके बाद मैं 5:15 बजे इंशाल्लाह ज्वाइन करता हूँ आपको। 5:15 बजे एग्जैक्ट इंशाल्लाह ताला क्लास शुरू कर दूंगा। 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट में इंशाल्लाह मॉडल पेपर के आराम से हो जाएंगे। देखिए मैंने 42 हैं उसके, आसानी से हो जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सब बच्चे बोलते हैं मुझे शाबाश 5:15 बजे आ जाएंगे, वरना फिर ऐसा ना हो आपकी सारी थोड़ा सा मॉडल पेपर के सारे बच्चे सॉल्व करना चाह रहे होंगे कि मॉडल पेपर के भी सारे एमसीक्यूज का सोल्यूशन मिल जाए आप सब लोगों को। क्या कहते हैं सारे बच्चे? ठीक है। सर एक आ और, जाएंगे, कोई मसला अच्छा मुझे तो नहीं है। अच्छा एक ऑप्शन और भी है, ये सारी बातें जल्दी से 30 सेकंड में मुकम्मल करें, और वो ऑप्शन ये है कि अगर आप नहीं ले सकते तो कोई इशू नहीं है, मैं फिर वो एमसीक्यूज जो हैं वो मैं खुद ही उसका एक लेक्चर बना देता हूँ, और 15-20 मिनट का एक लेक्चर बना के रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करके आपको उसका लिंक दे दूंगा। अब जैसा आप बोलें। जी सर, ये सही है, ये सही है। ये सही है, ये सही है। चले ठीक है भाई, 5:15 बजे मत आइए, मैं उसका लेक्चर बनाकर आप उसका लिंक दे दूंगा। आइए चैप्टर 4 के कंप्लीट करते हैं बगैर टाइम जाए कर। ओके। द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंटीपिटल फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 53 है, सेंटीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ऑप्शन बी है, सेंटीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the radius of the circular path। ऑप्शन सी है, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल हैज डैश एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, हैज डैश एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है दायरे के अंदर, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक ही जैसा एक्सेलरेशन होता है। ये आप लिख सकते हैं, एक जैसा एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसके अंदर असल में एक्सेलरेशन तो होता है, उसके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, तो वो एक ही जैसा होता है, तो इसलिए आप इसमें यूनिफॉर्म लिख सकते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज, हमेशा 90 के एंगल पर होती है। लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो इस तरह से होती है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से ऐसे करके सेंटर से आती है। तो ये असल में एक वेक्टर होता है स्ट्रेट, इन दोनों के दरमियान जब एंगल नापते हैं तो एंगल 90 के बराबर होता है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, हमेशा याद रखिएगा। एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी हैज सेम, अगर कोई भी बॉडी दायरे में घूम रही हो, फर्ज कर लें ये एक बॉडी है जो दायरे में घूम रही है और इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, तो हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप किसी पॉइंट से एंगुलर वेलोसिटी का अगर वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हर जगह एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर सेम आएगा, हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी। द एंगल बिटवीन सेंटीमीटर, दोबारा से रिपीट हो गया, 90। बॉडी इज मूविंग सडनली विद इंक्रीजिंग स्पीड, इसका जवाब भी रिपीट हो रहा है, बहुत टेंडेंशियल एंड सेंटीमीटर है, ये पहले भी आ चुका है, मैंने मना किया था। एक प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल से फेंका, ये मैंने क्लास में सिखाया था आपको, और उसने मैक्सिमम टारगेट हिट किया। अगर उसका रेंज को डबल करना हो, 45 मतलब मैक्सिमम रेंज है, अगर उसकी रेंज को डबल करना हो तो उसकी वेलोसिटी को √2 टाइम्स करना पड़ेगा। √2 होता है 1.414 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 141.4 मीटर पर सेकंड। ये जवाब था इसका, ये मैंने क्लास के अंदर आपको थ्योरी क्लासेस के दौरान बताया था कि नई रेंज हासिल करने के लिए होगा √2 V0। यहाँ V0 की जगह पे 100 डालेंगे और उसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई रेंज आ जाएगी 141.4 मीटर।
अच्छा जी, जल्दी सेंड करते हैं इसके आगे। इफ आर इज द रेडियस, इसका जवाब है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। पहला ऑप्शन है। अगर एक प्रोजेक्टर 35 से फेंकें और उसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, 55 होगा, जिस पे रेंज सेम आ जाएगी। एयर रेजिस्टेंस होती है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर, ये सॉल्व करना पड़ेगा। उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा। आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। वी नॉट की जगह 90 डालिएगा और जी की जगह 9.8। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर है वो ऑप्शन से देख के टिक लगा लीजिएगा। मुझे वैसे इसका जवाब थोड़ा सा याद आ गया, 826.5 मीटर। 826.5 मीटर। जब एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से मूव करता है तो उसके बाद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ऑप्शन बी। मोशन ऑन कर्व पाथ जो होता है इसमें कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और वेरिएबल। यहाँ पे टिक लगा लें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है। यहाँ पे साइड में लिख लें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है। अगर कोई बच्चा चाहे तो ये डेफिनेशन याद करके भी एग्जाम में लिख सकता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसका जवाब है। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी, जब एक ऑब्जेक्ट कहाँ गया, अच्छा थोड़े से मिस हो गए मुझसे। द वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर इज ऑलवेज जीरो, ये मिस हो गया था, इसको लगा दिया मैंने। इसके बाद है हमारे पास व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, 71 का ऑप्शन ए। आर द रेडियस है, फिर वही दोबारा रिपीट हो गया है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ऑप्शन ए। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ऑप्शन ए। दो प्रोजेक्टाइल हैं ए और बी, 60 और 30, दोनों के पास क्या होगा, रेंज सेम आएगा। द रेंज ऑफ ए एंड बी विल बी सेम, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा स्पिन मोशन है, स्पिन मोशन है द मोशन और द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट, ऑप्शन डी। अब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये दोबारा रिपीट हो गया, बहुत टेंजेंशियल एंड सेंटीपिटल। एक्सिस और रोटेशन अगर बॉडी में से पास हो रहा है तो इसको हम स्पिन मोशन कहते हैं। एक्सिस और रोटेशन बॉडी में से पास हो रहा है, जिसको हम लोग स्पिन मोशन कहते हैं। एंगल सेंटीमीटर और टेंजेंशियल के दरमियान 90 होता है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। सेंटीमीटर और टेंजेंशियल से रिलेटेड कोई तैयार ना करें, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये फिर रिपीट हुआ, इसको जरा चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसका जवाब या तो पाई आ रहा है, मैं चेक कर लूंगा, बता दूंगा। और आपको मॉडल पेपर के एमसीक्यूज जो हैं उसका मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। ये चैप्टर नंबर 4 के मेरे पास कंप्लीट हो गए। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो इट इज़ अ वेरी प्रिविलेज, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और एजाज़ की बात है कि मैंने इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाया है। अब सारे मामला जो है मेरे बच्चों आप लोगों के हाथ में है। अपने तमाम टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया है, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, फिज़िक्स के टीचर हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, उर्दू, इस्लामियत, बॉटनी, ज़ूलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हो, सब ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस मेहनत का क्या रिवॉर्ड देते हैं। सबकी नज़र आप लोगों पर है, खूब मेहनत कीजिएगा। हालात काफ़ी टफ हैं लेकिन हालात में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। 50% नंबर आपको एमसीक्यूज से मिल रहे हैं, ठीक है ना। आपने 50% एमसीक्यूज से सॉल्व करना है तमाम चीज़ों को, और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपने सॉल्व करनी है। किससे? अपने तमाम मामलात जो आपने सॉल्व करने हैं वो करने हैं अपने रिमेनिंग सेक्शन पीओ से। सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा एक मरतबा फिर इस बात के हवाले से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके इम्तहानों में कामयाब करे, ना सिर्फ दुनिया के बल्कि आखिरत के भी इम्तहान में कामयाब करे। और खूब मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें। कोई मसला किसी हवाले से हो ज़रूर डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं आपको मॉडल पेपर के एमसी को सॉल्व करके देता हूँ वीडियो की शक्ल में। कोई मसला हो आप आके डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं। अभी मैं राब्ते में रहूँगा, जो बच्चे डिस्कस करना चाहें वो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में, मुझे, मेरे घर वालों को, सारी शाजी कॉलेजिएट की इंतज़ामिया को, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नाज़िर है। सब बच्चों को मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।